तो सेकंड पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा? आपने पढ़ा है कहीं भी अगर आपको स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा देनी है तो ये सदैव स्थितिज ऊर्जा कहीं भी देनी हो, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। यहाँ पे तो आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी है, वहां पे आपने क्या पढ़ा था, नाम दिया था उसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ा था आपने। वहां पे था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा था 11th क्लास में। तो आपने क्या परिभाषा पढ़ी थी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, बताइए, है याद किसी के? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नहीं पता किसी? अभी सदैव किया गया कार्य है। आप अनंत से किसी द्रव्यमान को पृथ्वी के किसी बिंदु तक लाते थे तो उसमें जो आप कार्य करते थे वही किसके रूप में? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता था। ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए थे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। लेकिन बात ये है ना 11th में कुछ करा ही नहीं है, समस्या यही है। तो अब हमारी जो विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या है, तो ये भी यहां पर किए गए कार्य के बराबर होगी। अब किया गया कार्य किसमें होगा? यहां पे तो विद्युत का चैप्टर है, तो कार्य कौन करेगा? आवेश। तो दो आवेश है, मान लो अनंत पे स्थित है, और जब वो अनंत पे है, मान लेते हैं दो आवेश है, ये अनंत है आपका, वह एक आवेश है Q1 और ये अनंत पे है एक दूसरा आवेश है अनंत पर, ये आपका Q2, दोनों अनंत पे है, पता नहीं कहां है। तो इनको एक दूसरे के पास लाने में क्या गया कार्य किसके रूप में संचित होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अनंत से लाते किसी बिंदु तक। तो डेफिनेशन लिखिए, दो बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के पास लाने में किए गए, या ऐसे बोल सकते हैं पास लाकर निकाय बनाने में, ऐसे लिख दो, पास लाकर निकाय बनाने में किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। दो आवेश हैं, उनको अनंत से विद्युत क्या करते हैं? एक दूसरे के संपर्क में लाते हो, पास लाते हो, तो आपका निकाय बन जाएगा। तो उसमें जो कार्य कर रहे हो वही क्या होगा? वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आप ऐसे तो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति। मान लेते हैं दो आवेश हैं, इन्हें हम एक दूसरे के संपर्क में ला रहे हैं भाई। मान लो Q1 को अनंत से ले आए बिंदु A तक और Q2 को ले आए बिंदु B तक। ये दो आवेशों को हम कहां तक ले आए? A और B, इनके पास पास बिंदु तक ले आए। तो आप क्या जानते हो? माना, आप लिखोगे माना Q1 व Q2 दो आवेश अनंत पर स्थित है। ये दोनों आवेश प्रारंभ में अनंत पर स्थित है
और इन्हें हम न्यूनतम दूरी कितने तक ले आए बोलो, r तक। लेकिन एक साथ नहीं आए, हमने क्या किया, सबसे पहले इस Q1 को A तक लाते हैं। सर्वप्रथम Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, कोई बताएगा बच्चा कि कितना कार्य होगा? अनंत किसी आवेश को, इस Q1 को हम अनंत से ला रहे हैं, Q2 तो आपका अनंत पर ही है, परंतु हम Q1 को अनंत से ला रहे हैं, तो इस पर किया गया कार्य कितना होगा? बताइए कोई भी। 0। बताइए क्यों? क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, आपने पढ़ा है। और बल कब लगता है विद्युत में? जब दो आवेश हो, कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। जब Q1 Q2 दो आवेश होते हैं तभी तो बल लगता है। तो आपका इस आवेश Q1 को अनंत से इस बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य 0 होगा। क्यों होगा? मैं लिख देता हूं, क्योंकि Q2 की अनुपस्थिति है, Q2 यहां पर स्थित नहीं है, क्योंकि Q2 की अनुपस्थिति है। Q2 उपस्थित नहीं है, इसलिए कार्य 0 होगा, क्योंकि बल के लिए दो आवेश चाहिए, लेकिन ये तो अनंत पे है, इसलिए कार्य 0 होगा। जब Q2 को B तक लाया जाता है, अब आप B तक ला रहे हो, लेकिन ये तो पहले ही उपस्थित है, क्या इस पर कार्य 0 होगा? नहीं, क्योंकि ये उपस्थित है Q1। तो Q1 उपस्थित होने के कारण, इस Q1 के कारण बिंदु B पर क्या आएगा? विभव आएगा, विभव। तो विभव है, तो उस समय पे आपका कार्य 0 नहीं होगा। तो लाया जाता है, तब किया गया कार्य आप निकालोगे और वो हो जाएगा W2। और कार्य क्या होता है? क्योंकि Q1 के कारण B पर विभव, क्या लिखोगे? Q1 के कारण B पर विभव, क्योंकि आप जानते हो कार्य के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, चेक करना, आपने पढ़ा है V बराबर होता है W अपॉन Q। तो बोलिए W इक्वल क्या हुआ? V इंटू Q। ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, चेक करना। तो ये क्या है? विभव। ये किसके कारण? Q1 के कारण B पर विभव इंटू आवेश। आवेश किस पर? जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हो उस पर आवेश। तो बोलो बिंदु आप B पर निकाल रहे हो कार्य, इस Q2 को ला रहे हो आप, तो यहां पे आपका आवेश क्या लिया जाएगा? बोलो Q2। तो बोलिए W2 इक्वल B1 के कारण कितना विभव होगा? क्या होता है विभव का फॉर्मूला? बोलिए 1/4πε0 Q अपॉन R। तो आप इस आवेश के कारण निकाल रहे हो विभव, तो Q आपका होगा Q1 अपॉन R, और आवेश Q2 क्या होगा? बोलो आपका Q2। ये बात समझ में आ गई सभी के? आप इसके कारण यहां पर निकालते हो क्या? विभव। तो इसके कारण निकाल तो विभव हुआ आपका ये, ठीक है। अब ये आपने निकाला कार्य, और आपकी परिभाषा क्या है? निकाय की स्थितिज ऊर्जा सदैव किए गए कार्य के बराबर होती है। आपने ये निकाय बनाया है, ये निकाय बनाने में आपने कार्य जो किया वही स्थिर ऊर्जा है। तो पहले आप कुल कार्य निकालिए कि कुल कार्य क्या होगा। तो कुल कार्य होगा W बराबर W1 प्लस W2, ठीक है। तो W बराबर W1 की वैल्यू क्या है आपके पास? W1 क्या है आपके पास? 0, प्लस W2 क्या है आपके पास? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो W इक्वल आपका हुआ है, तो 0 है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो ये है आपका किया गया कार्य, ठीक है। ये कुल कार्य है इस निकाय को बनाने में।
और परिभाषा कहती है स्थिर ऊर्जा की, ये कार्य ही किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी क्या गया कार्य। ये आपकी परिभाषा थी। तो स्थिर ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं और क्या गया कार्य ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। मैंने आपको बताया ये होती है निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मैंने आपको बताया था, दोबारा एक बार बताता हूं, अगर आप यहां पर स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बल, कूलॉम बल, स्क्वायर करते ही बल बन जाएगा। ये माइंड में हर समय आपके याद होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर करते बल बन जाएगा, स्क्वायर हटाते क्या बन जाएगी, ऊर्जा। एक आवेश हटाते ही क्या बन जाएगा बोलो, विभव। और स्क्वायर करते क्या बन जाएगी, तीव्रता। ये फॉर्मूला हर समय आप याद रखो। तो ये है आपकी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, नोट्स कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, स्थित है, उस द्विध्रुव को हम घुमाते हैं किसी कोण से, तो उसमें कितना कार्य आप करोगे, वो कार्य आपको निकालना है। क्या है रे, एक समान विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है आपका, मान लीजिए E एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें क्या स्थित है, एक द्विध्रुव। तो इसमें एक द्विध्रुव स्थित है, मान लीजिए ये द्विध्रुव है आपका, ये आपका द्विध्रुव है, ठीक, AB। और द्विध्रुव कब होता है, जब उस पर एक प्लस आवेश और एक माइनस Q आवेश हो। और मान लेते हैं इस विद्युत क्षेत्र के साथ इसे हमने थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ठीक है। और मान लेते हैं इस द्विध्रुव का बल आघूर्ण क्या है, इसका बल आघूर्ण है टॉ, ठीक है, बल आघूर्ण क्या होता है टॉ। और इसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण है वो P है। तो मान लेते हैं, माना E एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, द्विध्रुव आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं, P। और इसे हमने इस विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है, जिसे विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो ये इस डायग्राम के विषय में आपने लिखा। और जब कि तुम जानते हो कोई द्विध्रुव, आपने फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन की है, जब कोई द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। आपने डेरिवेशन की है फर्स्ट चैप्टर में, आप देख सकते हो। तब द्विध्रुव पर बल आघूर्ण हम निकालते हैं, तो कोई बच्चा बताएगा बल आघूर्ण टॉ से विस्तार करते हैं, क्या थी इसकी फॉर्मूला, क्या था इसका, हाँ, PE sin थीटा। ये आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। यदि किसी द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए आप रखते हो, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जो किसके करता है, PE sin थीटा। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसकी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब आप जानते हो ये द्विध्रुव बल आघूर्णी विद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव को इसकी दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, ठीक है। यही आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। अब हम ये मान लेते हैं कि इस द्विध्रुव को हमने अल्प कोण से क्या करा, विस्थापित किया, घुमा दिया।
मान लेते हैं हमने इसे अल्पतम कोण डी थीटा से विस्थापित किया भाई, ठीक है, डी थीटा से विस्थापित किया। तो जब द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाया जाता है, आपने द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाया, तो उस कंडीशन में आपका कार्य क्या होगा? तब, क्योंकि जब घुमाते हो तभी कार्य होता है, तब किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य होगा W बराबर किसके? जब आप उसे थीटा कोण से घुमाते हो तो कार्य किसके बराबर होगा? टॉ इंटू डी थीटा, ये कार्य होगा। क्योंकि कार्य होता है बल गुना विस्थापन, आपने कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन डी थीटा है और बल आपका बलाघूर्ण के रूप में यूज होगा, क्योंकि आप कोणीय वर्क कर रहे हो। तो उस समय पे W इक्वल आपका निकल के आता है, टॉ की वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या होगी? पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये होगा क्या गया कार्य। जब आपने एक बात तो समझो, अल्प कोण घुमाया है तो कार्य भी आपका अल्प ही होगा। अगर छोटे कोण से घुमाते हो तो वर्क भी छोटा ही होगा, कम ही होगा, तो इसे भी आप डी डब्ल्यू कह सकते हो। अब हमने क्या करा कि ये जो आपका द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र था E, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र था और इसमें आपने इस द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के साथ घुमाते हैं। मान लो पहले आपने इसको θ1 ये है, मान लेते हैं ये आपकी कंडीशन है। सबसे पहले हमने क्या करा, इसे थीटा विद्युत क्षेत्र के साथ θ1 से और कहां तक घुमाते हैं? θ2 तक। θ1 से θ2 तक हम इसे घुमाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में हम वर्क करते हैं, तो हमने उसे θ1 से θ2 तक घुमाते हैं। तो हम लिखते हैं, जब द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाया जाता है तब कुल कार्य क्या होगा? अब आप अल्प कोण नहीं घुमा रहे तो कार्य भी अल्प नहीं होगा, तो वो वर्क होगा W बराबर θ1 से θ2 तक। आप समाकलन करोगे, उन वर्कों को प्लस करोगे। समाकलन जो है छोटे छोटे कार्यों को प्लस करेगा। समाकलन का मतलब होता है योग प्लस, तो ये सबका वर्क क्या रहेगा? जो आपने θ1 तक कितना घुमाया है और θ2 तक घुमाया है, उसमें जो आपने वर्क किया, कार्य किया, वही आपका टोटल वर्क होगा। तो अब आपका जो है क्या आएगा यहां पर? तो स्मॉल वर्क ये है, तो टॉ इंटू डी थीटा, और आप वैल्यू पुट करोगे तो W इक्वल θ1 टू θ2, और टॉ के प्लेस पर क्या पुट करोगे? टॉ डी थीटा आप जानते हो क्या है? PE साइन थीटा, ठीक है। ये DW लिख सकते हो आप, इस तरह भी लिख सकते हो DW, या θ1 टू θ2 PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, इस तरह भी आप लिख सकते हो। स्मॉल जो वर्क कर रहे हो सभी वर्क होगा, क्या कर दो? प्लस कर दोगे आप, तो ये होगा आपका कुल कार्य। अब आप यहां पर समाकलन करते हो, तो जो मैथ वाले बच्चे हैं उन पर समाकलन आता है, तो मैं पहले वाले डायग्राम को यहां पर रिमूव करता हूं। ऐसा कीजिए, जगह अभी यहां पर है, यहां पर करते हैं। तो आप यहां पर PE साइन थीटा, तो W इक्वल टू, बोलिए PE आपका कॉमन होगा सभी के लिए, द्विध्रुव आघूर्ण समान होगा, वैद्युत क्षेत्र भी सभी के लिए समान होगा, तो इसे आप समाकलन से बाहर निकालोगे तो आपका समाकलन किसका होगा? साइन थीटा का। और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? याद है? माइनस के कॉस थीटा, ये होता है समाकलन।
मैथ वाले बच्चों को पता होगा। और समाकलन करने के बाद लॉन्ग ब्रैकेट लगाओगे और जो लिमिट है इन्हें पीछे लिखा जाता है। मैथ वाले बच्चों को इसके विषय में पता होगा कि समाकलन को नीचे लिखा, जो लिमिट होती है इन्हें लॉन्ग ब्रैकेट के पीछे लिखा जाता है। इसके बाद अब आप जो है इन लिमिटों का प्रयोग करोगे, ये जो लिमिट आपके निकल के आई है इनका यूज करोगे तो W इक्वल टू PE माइनस आप बाहर लीजिए तो माइनस PE, तो पहले आपका क्या बचता है कॉस थीटा, ठीक है, और लिमिट θ1 से θ2, तो W इक्वल टू माइनस PE, ये जो लिमिट होती हैं θ1 टू θ2 समाकलन में किस प्रकार यूज होती हैं, ये होती है अपर लिमिट, अधिकतम बोल सकते हैं, ये लोअर लिमिट होती है न्यूनतम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले थीटा के प्लेस पर आपको ये लिमिट रखनी है, तो क्या होगा cos θ2 और माइनस करने के बाद ये लिमिट रखनी होती है तो cos θ1, इस तरह से लिमिट यूज होती है। तो W इक्वल PE, जो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर आप करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा cos θ1, क्योंकि ये बाहर माइनस है और माइनस की किसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होती है तो उसका साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, तो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। तो जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई आपने की तो साइन क्या हुए चेंज, तो ये डेरिवेशन है, आप इसे नोट कीजिए। अब यदि आप इसमें देखोगे ये जो आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है इसमें कंडीशन 3 बन सकती है। पहली कंडीशन क्या है समझना जरा, अगर ये मान लेते हैं कि जो आपका द्विध्रुव है वो स्थायी अवस्था से 0 एंगल पर है, कितना है 0 एंगल, यानी कि ये भी विद्युत क्षेत्र है और आपने इसको भी ऐसा ही रखा इसी की दिशा में, तो एंगल क्या होता 0, तो उसकी स्थायी अवस्था θ1 क्या है 0 है और θ2 क्या है थीटा है। मान लेते हैं उस द्विध्रुव को हमने 0 से स्थायी अवस्था 0 से किस एंगल तक घुमाया है θ तक, ठीक है। तब आप देखते हो वर्क जो होगा, आप जानते हो यहां पर आप वैल्यू पुट करो θ1 की तो क्या आएगा PE cos 0 डिग्री माइनस cos θ, आपने पढ़ा है cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, cos 0 क्या होती है 1, तो क्या बनेगा फॉर्मूला PE1 माइनस के cos θ। जब उसकी स्थायी अवस्था 0 से किसी एंगल θ तक आप उसे मूव कराते हो घुमाते हो तो आपका जो किया गया कार्य वो ये होगा। और यदि ये मान लेते हैं आप उसे स्थायी अवस्था 0 डिग्री से और θ2 कितने तक घुमाते हो उसे 90 डिग्री तक, जी मान लीजिए θ आपका 0 डिग्री है और इसे आप घुमाते हुए 90 डिग्री पे ले आए, तब आपका जो वर्क होगा भाई आपका ये पहले आपने इस तरह से रखा था इसको 0 डिग्री पर θ1 जो आपका 0 है, फिर उसने आपको घुमाया और घुमाते हो आप उसे कितने डिग्री पर ले आए θ2 90 डिग्री पर आप लाते हो, तो उस समय पे कार्य W क्या होगा, तो PE cos θ1 कितना है आपका 0 डिग्री माइनस θ2 क्या है आपका 90 डिग्री और cos 90 इक्वल क्या होती है 0, तो आप जानते हो W इक्वल PE cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो बोलो वर्क किसके इक्वल होगा उस कंडीशन में PE के इक्वल होगा। उस कंडीशन में जो वर्क होगा कार्य होगा वो PE के इक्वल होगा। और थर्ड कंडीशन बनती है आपकी, यदि ये मान लेते हो उसकी स्थायी अवस्था 0 डिग्री से आपने उसको 180 अंश पर मूव कराया घुमा दिया, कितने अंश पे 180 पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा W इक्वल PE cos θ1 0 डिग्री और cos θ2 180 अंश, तो इक्वल PE cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहां पे -1 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस के 1। तो बोलिए उस समय पे आपको जो वर्क होगा किसके इक्वल होगा, 2 1 + 1 2 PE के इक्वल होता है। तो एक कंडीशन आप भी आपको याद रखनी है।